बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका टीचर गुलज़ेब अब्बास। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल रिफ्लेक्ट एंड शाइन। हम डिस्कशन करेंगे आज सेकंड लेक्चर की इलेक्ट्रोस्टैटिक के, जिसका बहुत इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कूलम्ब्स लॉ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ को। इससे पहले कि हम कूलम्ब्स लॉ को डिटेल में डिस्कस करें, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को, जिसका नाम है रिफ्लेक्ट एंड शाइन, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि जब भी दो चार्जेस मौजूद हों तो उनके दरमियान में एक फोर्स मौजूद होती है और उस फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने उस फोर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश की और फिर उसने वहाँ से एक लॉ डेवलप किया। सबसे पहले ये एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच इंजीनियर था बेसिकली। कूलम 1784 में इसने फर्स्ट अटेम्प्ट की थी टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो हम इसको इसी फॉर्म में देखेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मैं दोबारा से इसको बता रहा हूँ। The force of attraction or repulsion between the two charges is directly proportional to the product of the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between the charges. इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो बनेगी हमारे पास F is equal to K Q1 Q2 over R square। अगर हम इसको और फॉर्म में लिखना चाहें तो K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square। अब इसमें ये K जो है हमारे पास क्या है? एक कांस्टेंट है। Q मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, Q2 the magnitude of the other charge, and this R is the distance between those two charges। हम suppose करें, consider we have a 2 point charges। The first charge is Q1 and let's consider this is a positive। तो हम इसे क्या लेते हैं? ये Q1 है हमारे पास। यहाँ पे दूसरा पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है, ये भी पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं और इसे हम क्या लेते हैं कि ये क्या है? Q2। एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं R। सो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इसकी जो फॉर्म बनेगी हमारे पास लॉ की, वो कुछ इस फॉर्म से बनेगी। दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। चार्ज हमारे पास एक Q1 है, एक Q2 है, तो हमने इसे लिख दिया Q1 Q2। दूसरी बात यहाँ तक हमने कर ली, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। ये एक हिस्सा हो गया लॉ का। दूसरी बात क्या लिखी? दूसरी बात ये थी that force is inversely proportional to the square of the distance। The force is inversely proportional to the square of the distance between the charges। ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम अगर एक ही फॉर्म में लिखना चाहें, अगर हम इस फोर्स को एक इक्वेशन में लिखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा F is proportional to Q1 Q2 over R square। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F is equal to K Q1 Q2 over R square। This K is the constant। ये हमारे पास क्या है? एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है दो चीजों के ऊपर। It depends on the first one is the system of units।
इससे क्या मुराद है? इसका मतलब यह है कि आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं। आप ऐसा यूनिट यूज कर रहे हैं जिसमें आपके पास जो यूनिट्स होते हैं मीटर सेकंड और केजी है, इसी तरह सीजीएस एक सिस्टम है, कुछ और सिस्टम भी हमें यूज होते हैं, तो इसकी वैल्यू इन सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी बात इसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी, वो होगी नेचर ऑफ द मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम यानी कि ये मीडियम टू मीडियम क्या करेगा, वेरी कर सकता है। तो ये हो गई बात। अब आगे हम इसको देखें तो आगे फर्दर अगर हम इस इक्वेशन को, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको आगे फाइंड आउट करेंगे, के को हम थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, इसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। सो के जो है आपके पास वो हो जाएगा, के इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू बनती है हमारे पास 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आ जाती बात इस एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट हम नाम देते हैं, ये है परमिटिविटी, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, यानी कि चार्जेस की इंटरेक्शन को कितना अलाउ करता है, ये इसकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू आमतौर पे हमारे पास होती है 8.85 × 10⁻⁻12, ये इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है। इस वैल्यू को यहाँ पर नोट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14 लेके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है के। अब जो लॉ की स्टेटमेंट बनेगी कूलम फोर्स से, कूलम लॉ की, तो वो हमारे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू, K था हमारे पास, इट्स Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो K हमने डिफाइन कर दिया कि ये किसके इक्विवेलेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो F जो है आपके पास अब हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अगर हम कंसीडर कर लें, इफ वी कंसीडर दैट Q1 इक्वल है Q2 के, तो हम इसे सिंपली क्या कह सकते हैं, Q। देन द फोर्स विल बिकम, then this force will become F is equal to 1/4 pi epsilon naught, Q1 की जगह पे Q, Q2 की जगह पे Q, तो ये आ जाएगा R स्क्वायर। तो हम इसे कह सकते हैं 1/4 pi epsilon naught Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर। अगर हम एक ही तरह के चार्जेस में इक्विवेलेंट चार्ज में, तो हमारे पास कूलम लॉ की ये स्टेटमेंट बनेगी। अब ये सारी कैलकुलेशंस हमने की है जब हमने चार्जेस के दरमियान में मीडियम नहीं रखा हुआ था। जैसे हमने यहाँ पे चार्ज लिए थे, ये Q1 था, ये चार्ज था हमारे पास Q2, तो इसमें हमने कोई मीडियम नहीं प्लेस किया हुआ था, तो ये, या अगर हम कह सकते हैं कि इसमें एयर मौजूद था, तो ये प्रेजेंस ऑफ एयर होगी, हम इसे कह लेते हैं कि यहाँ पे एयर मौजूद है या वैक्यूम है सिंपली। तो इस केस में ये जो सारी कैलकुलेशंस हमने की है, ये हमारे पास आ जाएगी F वैक्यूम या F एयर के लिए। तो हम इसे लिख लेते हैं कि ये F एयर है, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये वैल्यू है हमारे पास किसके लिए है, अगर हम इस इक्वेशन को आगे फर्दर देखें, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये हमारे पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब क्या होगा कि अगर हम इस जगह पे इन चार्जेस के दरमियान क्या करें, हम एक मीडियम बुक कर देते हैं। हम क्या करते हैं, मीडियम प्लेस करते हैं। मीडियम कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसुलेटर हम यहाँ पे ले सकते हैं। कोई भी इंसुलेटर हम ले सकते हैं, तो हम इन चार्जेस के दरमियान हम इसे लिख लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इन मीडियम्स
अब यहाँ पे हमने एक मीडियम रख लिया। आमतौर पे ये जो मीडियम है ये होता है इंसुलेटर। तो जब इंसुलेटर को हम यूज करते हैं चार्जेस के दरमियान तो उसको हम नाम देते हैं डाई इलेक्ट्रिक। तो ये बेसिकली क्या है हमारे पास इंसुलेटर मीडियम है, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर को जब हम चार्जेस में रखेंगे, आम चार्जेस हैं या कैपेसिटर के प्लेट्स के दरमियान में रखेंगे तो वो इंसुलेटर जो है उसको नाम दिया जाता है डाई इलेक्ट्रिक। अब जब मीडियम आ गया तो फोर्स चेंज हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू ये नहीं रहेगी जो हम पहले पार्ट में देखेंगे। एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूवन है कि फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम होगी। हम देखते हैं कि कैसे होगी। अब जब मीडियम मौजूद है तो के इस केस में नो के दैट विल नॉट इक्वल टू 1/4 by epsilon नॉट, ये इससे इक्वलेंट नहीं होगा। फिर होगा क्या, अब के जो है वो आपके पास इक्वलेंट होगा 1/4 by epsilon नॉट और epsilon r। अब ये epsilon r एक नया फैक्टर आ गया। epsilon r हम इसको डिफाइन करते होते हैं relative permittivity, relative permittivity। इसका मतलब ये है कि जब मीडियम मौजूद है उस मीडियम को हम विद रिस्पेक्ट टू एयर या विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम कंसीडर करके हम उसकी परमिटिविटी को लेते हैं। तो इसलिए हम इसका नाम देते हैं relative permittivity। तो फोर्स अब चेंज हो जाएगी, फोर्स will becomes like F आपके पास आ जाएगा। अब हमने क्योंकि मीडियम रखा है तो मैं इसके साथ एक मीडियम लिख देता हूँ, F in medium। So that will be equal to 1/4 by epsilon naught epsilon r q1 q2 over r square। तो ये फोर्स आ जाएगी आपके पास जब आप चार्जेस के दरमियान क्या करेंगे, मीडियम प्लेस करेंगे। अब इस relative permittivity को डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है। ये जो फोर्स आई थी हमारे पास इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन 1 और जो मीडियम की जा रही है इसे हम कह लेते हैं कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। हम डिवाइड करते हैं, हम relative permittivity को डिस्कस कर रहे हैं, relative permittivity ये हमारे पास होगा। अब क्या करेंगे, हम डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कर लेते हैं। Dividing equation 1 by equation 2 इससे वैल्यूज को करते हैं, हमारे पास आ जाएगा आपके पास ये कुछ इस फॉर्म में F air divided by F medium। इधर आ जाएगी वैल्यू क्योंकि साइड बाय साइड डिवीजन होगी, ये आ जाएगा 1/4 by epsilon naught q1 q2 over r square। ये सारा फैक्टर डिवाइड होगा, ये सारा का सारा फैक्टर क्या होगा, डिवाइड होगा f मीडियम की इस साइड से। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 by epsilon naught और epsilon r। सो q1 q2 over r square ये आ गया फैक्टर इधर। अब यहाँ पे आप देखें कि ये डिवीजन में ये वाला पूरा का पूरा फैक्टर इस पूरे फैक्टर से कैंसिल हो गया। ये 1/4 by epsilon naught 1/4 by epsilon naught से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास इक्वेशन रह गई सिर्फ कुछ इस फॉर्म में, इक्वेशन आपके पास आ जाएगी 1 divided by 1/epsilon r। ये नीचे वाला फैक्टर रह गया, नीचे सिर्फ 1/epsilon r बचा है, ऊपर 1 है आपके पास। तो अब क्या बचेगा, ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा तो हम इसको लिखेंगे f air over f medium that is equal to epsilon r। So this is the definition
relative permittivity. It is defined as the ratio of the force present between the charges in the presence of air to the ratio of the force when the medium is present between the same charges. यहाँ तक हमने आज बात करनी थी. इसके बाद है कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे. आज जो हमने चीजें डिस्कस की हैं वो सिर्फ ये था कूलम्ब्स लॉ. हमने इसकी स्टेटमेंट पढ़ी, हमने मीडियम की गैर मौजूदगी में या वैक्यूम की प्रेजेंस में कैलकुलेट किया. फिर हमने इसको देखा मीडियम की प्रेजेंस में, तो हमारे पास एक एप्सिलॉन आर का फैक्टर आया. एप्सिलॉन आर जो है इसको हमने नाम दिया रिलेटिव परमिटिविटी और फिर हमने उसके लिए फार्मूला बना दिया. अब एप्सिलॉन आर के लिए इट हैज नो